नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग लास्ट क्लास में बीएनएसएस को शुरू कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में यानी कि शुक्रवार को हुई क्लास में मैंने आपको समझाया कि बीएनएसएस क्या है। उसके बारे में बहुत सारी जरूरी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, जैसे उसका नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वह कब अधिनियमित हुआ, कब वह पारित है ना, कब वह लागू हुआ, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद क्यों जरूरत पड़ी हमको बीएनएसएस को लाने की, यानी क्या विशेषताएं हमने उसमें डाली, क्या अच्छी अच्छी खूबियां उसमें हमने डाली, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। आज से ऑफिशियली हम इस एक्ट को शुरू कर रहे हैं और इसकी बहुत जरूरी धाराओं को ही केवल हम डिस्कस करेंगे। अब 550 के आसपास, 500 से ज्यादा जिसमें धाराएं हों, उसमें हर एक धारा को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। इसमें मूल मूल धाराओं को पढ़ करके हम इस एक्ट को पूरा कर देंगे। प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्लास में और हद से हद 10 क्लास में इसको पूरा कर दें। फिर हम एक्ट की तरफ चलेंगे और एक्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। मजा आएगा आपको। फिर ऐसे ही एक दो दिन में एक्ट को हम लोग करते हुए चले जाएंगे। तो आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज मुझे बताइए और अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। बहुत शानदार दोस्तों, कमाल कर रहे हो आप लोग। हाँ, नहीं याद कहाँ करना है, पढ़िए आराम से। जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बताता चलूंगा, सब चीजें वो आप देखते रहिए, समझते रहिए। हम्म ये बात हुई ना। ये प्यारी सी स्माइल देखने को मिल जाए तो क्या कहना। चलिए, अब देखो, मेरे को क्लास का नंबर याद नहीं है, कितनी क्लास है, कैसे हैं। बीएनएसएस है ना, बीएनएसएस हमने यहां पर लिख दिया और बीएनएसएस की क्लास 2 लिख देते हैं यहां पर हम लोग। ठीक है, बीएनएसएस की क्लास 2 लिख देते हैं, बीएनएसएस की क्लास 2 लिख देते हैं। अब देखो, जब भी आप किसी अधिनियम को पढ़ना शुरू करोगे, जब भी किसी कानून को या एक्ट को आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, तो उस एक्ट की जो पहली धारा होती है वो हमेशा बात करती है उसके नाम के बारे में, उसके विस्तार के बारे में और उसके प्रारंभ के बारे में। तो वही चीज यहां पर भी आपकी होगी। हाँ बाबू, बस अब बातें बंद करिए। अच्छा, क्लास 28वीं है, चलो 28वीं लिख देंगे। बस मेरे को तो 2 और 8 ही तो बनाना है यहां पर। चलो 28वीं लिख देते हैं, लो 28 लिख देते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हमको करना है। क्लास नंबर 28, 28 ही क्लास अभी हुई है। देखो अभी, अब थोड़ा सा मतलब आगे थोड़ी गति ठीक रखेंगे और प्रयोग करेंगे आगे चीजों का। हाँ, मजा आ जाता है, बस बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। तो देखो, जब भी सबसे पहले क्या आता है, जब भी किसी एक्ट की शुरुआत होती है तो उसमें सेक्शन 1 होता है। एस का मतलब सेक्शन 1। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखें, ये जो धारा है ये बात करती है संक्षिप्त नाम के बारे में। ठीक है, ये जरूरी ना होते हुए भी पढ़नी जरूरी है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम तो आपको इसका पता ही है क्या चीज है। संक्षिप्त नाम तो इसका आपको पता ही है क्या, कि भाई बीएनएसएस है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। प्रारंभ भी आपको इसका पता ही है, प्रारंभ मतलब लागू होने से है। वो कितना है, वो आपका 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2024 है, ये भी आपको पता है। परंतु यहां पर जो सबसे जरूरी और मुख्य बिंदु है वो है विस्तार, यानी कि ये कहां कहां तक लागू होती है, ये कहां कहां पर लागू होती है। ये बिंदु सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है बीएनएसएस के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर क्या, कि संपूर्ण भारत पर लागू है। आगे आप जितने भी एक्ट पढ़ोगे ना, उसमें यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये एक्ट कहां पर लागू है, कहां पर नहीं। 2019 से पहले
जब जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था तो वहां पर भारत के बहुत सारे कानून नहीं चलते थे। जैसे वहां पर आईपीसी नहीं चलती थी, जैसे वहां पर सीआरपीसी नहीं चलती थी, जैसे वहां पर अन्य और भी कानून नहीं चलते थे। आईपीसी की जगह वहां पर रणवीर दंड संहिता आरपीसी चलती थी, उनकी अलग ही चलती थी। तो एक देश में दो चीजें होना तो बिल्कुल गलत है। क्यों भाई? हाँ, दो चीजें होना तो बहुत गलत है। हाँ, सारी सारी विशेषताएं हो चुकी हैं बच्चे। तो बाद में जब आपका 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा छीना गया, कहते हैं कि अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तब जाकर के भारत के जितने भी कानून हैं वो संपूर्ण भारत में लागू हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि अभी भी बीएनएसएस एक ऐसा कानून है जो पूरे भारत में लागू है, परंतु नागालैंड में और उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी या जनजाति है ना, जनजाति अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उन क्षेत्रों में यह लागू नहीं है, छोड़ करके 3 चैप्टर्स को। तो 3 चैप्टर्स तो लागू रहेंगे पूरे भारत में, है ना, उन नागालैंड में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, परंतु बाकी के चैप्टर्स नागालैंड में और वहां पर लागू नहीं है। तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? संपूर्ण भारत में, है ना, संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है। पर इसमें क्या लिखेंगे? परंतु अध्याय, अध्याय मीन्स चैप्टर, चैप्टर कौन सा? 9, 11 और 12, 9, 11 और 12 को छोड़कर बीएनएसएस का शेष भाग, बीएनएसएस का शेष भाग नागालैंड, और यहां से प्रश्न बना लेगा अगर बनाने वाला होगा, मुझसे बनवाओ, मूल विधि का पेपर में क्वेश्चन जरूर रख दूंगा यहां से किसी न किसी शिफ्ट में। देखें फिर क्या चीज है। अच्छा, बहुत बढ़िया रागिनी बच्चे, बहुत बढ़िया। तो नागालैंड और अनुसूचित, है ना, या अनुसूचित क्या, जनजाति, जनजातियां जो हैं आपकी, या जन और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं है, लागू नहीं है, लागू नहीं है, ठीक है, लागू नहीं है। यानी कि आपका वैसे तो बीएनएसएस पूरे भारत में लागू है, परंतु कहां पर? नागालैंड में और जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें लागू नहीं है। उनमें भी केवल आपका कौन सा चैप्टर? चैप्टर 9, चैप्टर 9 और चैप्टर 9, 11 और 12। नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों में पूरी बीएनएसएस में से कुछ भी लागू नहीं है। ये 3 चैप्टर वहां पर भी लागू हैं। ये 3 चैप्टर क्या हैं, इनके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि बीएनएसएस पूरे भारत में लागू है, परंतु यहां पर क्या बात बोली गई है कि नागालैंड में यह लागू नहीं है, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां यह लागू नहीं है, पूरा पूरा का पूरा, परंतु 3 चैप्टर इन जगह भी लागू हैं, नागालैंड में और जनजाति क्षेत्रों में, जिसमें आपको चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेशली यहां पर चीजें मेंशन कर रखी है। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखें और समझने का प्रयास करें। तो यहां पर चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के नामों को आप लिखें और देखें। तो जैसे हम यहां पर लिखते हैं, CH लिख देते हैं बस सीधे, CH से याद रहेगा। चैप्टर 9 क्या कहता है? चैप्टर 9 क्या कहता है? चैप्टर 9 जो है यह कहता है शांति, शांति और शांति और सदाचार को, शांति और सदाचार, भाई चाहे तो नागालैंड भी हो या जनजातीय क्षेत्र भी हो, जनजाति क्षेत्र भी हो, शांति और सदाचार तो वहां पर भी मेंटेन रखना है, नहीं रखना है। तो शांति और सदाचार को कायम रखने संबंधी, कायम रखने संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। कायम रखने संबंधी, है ना, संबंधी जो बिंदु हैं ये चैप्टर 9 में है। तो नागालैंड के और बाकी ट्राइबल एरियाज में भी हम चीजों को रखेंगे। हाँ, धारा कैसे बोली जाएगी बताना, धारा कैसे बोली जाएगी समझ में नहीं। हाँ, 9, 11, 12,
इन चैप्टर 9, चैप्टर 11 और 12 ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू रहेंगे। इन बाकी और कुछ भी लागू नहीं रहेगा, पूरी बीएनएसएस लागू नहीं है। ठीक है, चैप्टर कौन सा? चैप्टर 11, चैप्टर 11 इनके नाम आपसे पूछ सकता है पेपर में वो, तो ध्यान रखना अगर पेपर बनाए और अगर इसने इसके नाम पूछ ले धज्जियां उड़ जाएंगी भाई सब बालकों की। हाँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? किस किस को समझ में नहीं आया जो ये बात मैंने समझाई है यहां पर? ये जो बात मैंने यहां पर समझाई है किस किस को समझ में नहीं आई? हाथ उठाओ एक बार, बताओ। हाँ, देख सकते हो, विनायक बैच से भी देख सकते हो। अगर आपको जल्दी है, अब लाइव नहीं लेना चाहते, तो वहां से भी देख सकते हो। कंटेंट तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। शुगर की कीमत बढ़ने पर क्या कहोगे? खाना छोड़ दो, वैसे भी शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। हम्म, आ गई, सब कह रहे हैं ऑल क्लियर है। चलो मैं फिर बता देता हूं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका मतलब क्या है ना, ध्यान से सुन नहीं रहे हो बातों को। मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया, बीएनएसएस पूरे भारत में लागू है, एक बात तो ये रही खत्म। बीएनएसएस की हर एक धारा, हर एक चैप्टर पूरे भारत में लागू है। पर यहां पर एक अपवाद की स्थिति है। नागालैंड जो आपका राज्य है और जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर भी जनजातियां रहती हैं वहां पर बीएनएसएस लागू नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि जब पूरे भारत में फिर नागालैंड में और जनजातीय क्षेत्रों में क्यों नहीं? अपवाद है, क्योंकि इनकी संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है। सरकार ऐसा मानती है, लोग भी ऐसा चाहते हैं। पूरे भारत में लागू है, परंतु अपवाद के तौर पर नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं है। ठीक है, ये कोई सी बीएन पर नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में बीएनएसएस लागू नहीं है, फिर भी 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत इन क्षेत्रों में भी है। तो वो चैप्टर हैं 9, 11 और 12। पूरी बीएनएसएस इन क्षेत्रों में लागू नहीं है, उसके बाद भी ये 3 चैप्टर यहां पर लागू हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर अब भी समझ में, हाँ क्या कह रहे हो, पेट्रोल बढ़ रहा? हाँ भाई देखो यार, अब आप क्या सुनना चाहते हो मुझसे? मैं मूल विधि पढ़ाऊं? ये आपको इतना बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं फालतू की कंट्रोवर्सीज में और राजनीति में और इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मेरे इंटरेस्ट बहुत अलग हैं लाइफ को लेकर के, और मेरा उसमें से एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है आपके 8 से 10 प्रश्नों की, ठीक है, यानी कि मोटे मोटे 20 से 25 नंबर की जिम्मेदारी मुझे मिली है यूपीएसआई में, तो मैं उन्हें कैसे सुनिश्चित करूं, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो मेरा काम है मैं वो करूंगा, बस और कुछ नहीं। आ गई समझ में सबको? ठीक है, वो बात भी समझ में आ गई। और ये जो आप ये चीजें पूछते हो कि ऐसा है, इस पे बयान दो, भाई मैं कोई राजनेता थोड़ी हूं या मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति थोड़ी हूं, तो मुझे नहीं। और क्योंकि मैं विवादों से बहुत दूर रहना चाहता हूं, अब आप कुछ कहने लगो कि सर इस पे बोलो, तो मैं कुछ बोलूंगा, तो जाहिर सी बात है कि आप में से कुछ उस पर सहमत होंगे और कुछ उसमें असहमत होंगे। तो आप तो सब मेरे बच्चे हो, मैं आपको क्यों नाराज करूंगा? अब कुछ को खुश कर दूं, कुछ को नाराज कर दूं, मेरा ये स्वभाव नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद में आप मुझसे किसी भी तरह के इस टाइप के मुद्दों पर बात ना ही करें। और चीनी के दाम बढ़ गए हैं, कुछ फैक्टर रहे होंगे, कुछ तो राजनीतिक कारण बनाए जाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, सरकार और करें, कुछ इकोनॉमी अलग कहेगी, है ना, इंडियन इकोनॉमी जो है वो सब्जेक्ट को पढ़ोगे वो अलग कहेगी, उस परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो चीजें अलग समझ में आएंगी। तो बस पढ़ने पे ध्यान रखो। तो चैप्टर 9 क्या है? शांति और सदाचार कायम रखने संबंधी। चैप्टर 11 क्या है? यह है लोक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी, है ना, जिसको कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर टाइप। और आपका प्रशांति, है ना, शांति, शांति, ये इससे संबंधित है। और चैप्टर 12 क्या कहता है? चैप्टर 12 है आपका पुलिस के संबंध में है, पुलिस का निवारक कार्य। क्या चीज है? इनको ध्यान रखना तीनों चैप्टर्स को। पुलिस का निवारक कार्य, पुलिस का निवारक कार्य। तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ सकते हैं, काफी जरूरी है। ठीक है, एक बार मुझे थम्स अप कर दो अगर यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं सीधे।
बताओ, एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं धारा 2 की तरफ। ठीक है, धारा 2 की तरफ लेके चलता हूं। धारा 1 में यही सब जरूरी है, धारा 2 पे चलते हैं। धारा 2 बहुत सारे शब्दों की परिभाषाएं देती है, जो आगे आएंगे उनसे आपको क्या मतलब निकालना है वो यहां पर धारा 2 में बताया जाएगा। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात, धारा 2 में से जिस दिन पेपर ढंग से बनेगा, इसके जो पार्ट्स आएंगे 2A B C D ऐसे D, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट 2.5 नंबर देके जाएगा। तो इस चीज पे आप लोग फोकस करें सबसे ज्यादा। तो यहां पर प्यारे बाबू आप लिखें सेक्शन 2, जो बात करता है परिभाषाएं। क्या बात करता है? परिभाषाएं। परिभाषाएं, परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है बाबूजी इसमें? ये डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। तो इसमें मैं आपको प्रमुख प्रमुख धाराओं के बारे में जिक्र करने चल रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना आप लोग। सबसे पहले, अभी धारा 2 है, अब इसमें पॉइंट्स आएंगे। जैसे सबसे पहले सेक्शन आ रहा है सेक्शन 2(1) है ना, 2 का भी पार्ट 1 है, और उसमें भी आपका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ये उसमें भी क्या आ रहा है? बी। जो जरूरी है वही मैं आपको बताऊंगा। B4 क्या होता है? B4 होता है बेल। क्या होता है? बेल। सीधे पेपर में आएगा कि जमानत को कहां पर परिभाषित किया गया है। BNSS की कौन सी धारा में जमानत के बारे में बात हुई है? तो B4 क्या है? B4 है बेल। बेल यानी कि जमानत। जमानत की परिभाषा। किसकी? जमानत की परिभाषा। जमानत, बेल की परिभाषा। जमानत की परिभाषा, बेल की परिभाषा। अब बेल या जमानत क्या होती है? हालांकि अगर आप इसको जानना चाहें तो जान सकते हैं, बट इतना भी अगर आप जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बेल क्या होता है? जी अंकित, क्या लिख रहे हो बच्चे? हाँ, चैप्टर का मतलब अध्याय है बाबू। सिलेबस कब तक खत्म होगा? 10 और ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे, मेन मेन ही वो करवाएंगे, बहुत सारे वो भी नहीं करवाएंगे, मुख्य मुख्य ही आपको कराएंगे। तो 10 एक एक्ट होंगे आगे, लगभग लगभग एक ये है। तो ऑन एन एवरेज 20 क्लास वो और 10 क्लास इसकी। अब आप ये मान लो कि 30 क्लास होने में लगभग, और कोशिश करेंगे 1.5 महीने में सिलेबस पूरा कर देंगे। ठीक है, अभी एक महीने से तो ज्यादा हो चुका है, लगभग मुझे लगता है 1 महीना तो हो चुका है, और अभी लगभग और इतने ही टाइम में या थोड़ा सा उससे ज्यादा। जमानत, जमानत क्या चीज है? शर्तों पर। क्या चीज है? शर्तों पर। जमानत क्या चीज होती है? शर्तों पर। शर्तों पर कैदी, शर्तों पर कैदी को, कैदी मतलब जिसको बंदी बनाया गया है, या संदिग्ध को छोड़ना ही क्या चीज है? शर्तों पर। जब तुम्हें बुलाया जाएगा तुम आओगे, ठीक है, तुम्हें जब कहा जाएगा अपने आप को सरेंडर करो, तुम सरेंडर करोगे, तुम, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखो आप। तो शर्तों पर कैदी या संदिग्ध को छोड़ना, ये होता है क्या? ये होता है बेल, ये होती है जमानत। तो B4 बेल आप याद रखेंगे, B से B याद रखेंगे। उसके बाद अगली जो जरूरी धारा है वो याद रखनी है, सेक्शन 2(1)C। सेक्शन 2(1)C, सेक्शन 2(1)C ये क्या है? ये है जमानतीय अपराध। क्या है? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानतीय अपराध, यानी कि ऐसे अपराध, है ना, ऐसे अपराध जिनको, है ना, अब आपको लगेगा क्या? आपको लगेगा क्या? आपको लगेगा कि ऐसे अपराध जिनमें जमानत हो जाती। भाई जमानत सब में हो जाती है, ठीक है, जमानत सब में हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपराध हुआ, क्या ये हाथ में क्या हो रहा है? हाँ, अपराध हुआ, अपराध हुआ और आपके खिलाफ तहरीर गई, है ना, मान लिया सपोज करो आप अपराधी हो, मैं अपराधी हूं, मेरे आपके खिलाफ तहरीर गई, रिपोर्ट दर्ज हुई, परंतु अपराध बहुत बड़ा नहीं है, तो एक तो क्या होगा कि जेल जाने से पहले पहले बेल हो जाएगी। ठीक है, थाने में से बेल हो जाएगी। एक ऐसा होगा बड़ा भयंकर अपराध कर दिया है, और तो सीधे पुलिस एकदम चालान करेगी, जेल भेजेगी, कोर्ट भी एकदम से क्या करेगा? कस्टडी में डालेगा, जेल में बंद करेगा।
और फिर सुनवाइयां होंगी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लगातार फिर सुनवाइयां होंगी, तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल देनी है कि नहीं देनी है। तो जब जमानती अपराधों के बारे में बात होती है तो उसका मतलब है थाने में से जमानत हो जाना, जमानती अपराध। तो इसके बारे में अगर इसकी परिभाषा वैसे तो जानना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी इसमें अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि अनुसूची 1 में जिन अपराधों को जमानतीय बनाया गया है वो जमानती अपराध है। पर इतना आप लिखेंगे तो काम करेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, ज्यादा टेंशन इसकी मत लो। तो सेक्शन 21C जमानतीय अपराधों के बारे में, बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करती है। उसके बाद सेक्शन 21 आपका यहां आ जाएगा डी। ये है आपका जमानत पत्र। क्या चीज है? ये है आपका बेल बॉन्ड, जमानत पत्र, बेल बॉन्ड, जमानत पत्र की परिभाषा है इसमें। ठीक है, जमानत पत्र, बस इतना ध्यान रखो, जमानत पत्र की परिभाषा इसमें दी गई है। अब हमको तो ये काम करना है नहीं, आप जब डिपार्टमेंट में जाओगे तब आपको ये सब चीजें गंभीरता से पढ़ाई जाएंगी, तब आप पढ़िएगा इस चीज को। पर यहां पर परीक्षा की दृष्टि से इतना भी आप करोगे तो आपका काफी हो जाएगा। बी से आपका बेल हो जाएगा, सी से बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसके बाद डी बेल बॉन्ड है। जहां पर जिस धारा को मुझे गंभीरता समझाना होगा वहां पर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जी काजल राणा, आपके पिताजी देख रहे हैं, पिताजी को प्रणाम। ठीक है, हां, आगे ध्यान से देखें। अगली कौन सी धारा है? अगली धारा है 21E। क्या है? 21E। सी में और ई में कंफ्यूज मत होना, सी में बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या आपका है, इसमें है बॉन्ड, ये सिंपल बॉन्ड की परिभाषा है। बॉन्ड भरवाते हैं ना कि ऐसे बॉन्ड भरवा लो, उससे लिखवा लो, ये केवल बंध पत्र की परिभाषा है। किसकी? जो आपका डी है उसमें बेल बॉन्ड है, और आपका 2E में, किसमें? 2E में बॉन्ड यानी बंध पत्र की परिभाषा है। ये सब जरूरी है जो छांट छांट करके मैं लिख रहा हूं। हाँ, 21E आपका बॉन्ड है, 21D बेल बॉन्ड है, तो दोनों में अंतर होता है। हाँ ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद अगली धारा, कौन सी है? ये जरूरी है काफी। इनमें जो जरूरी है उन पर मैं मार्क कर देता हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं मार्क कर देता हूं, जो जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ये आपकी जरूरी है 21F। और आप चिंता मत करो, इन सबको याद करवा दूंगा मैं, दिमाग में उतरवा दूंगा इनको। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब इन चीजों को करेंगे हम लोग। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर आप महादेव के भक्त हो, आप गांजा पीते हो? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, ये मूर्खों वाली बात होती है कि गांजा पीते हैं, ये सब कहां लिखा है कि भगवान गांजा पीते हैं? हाँ हाँ, अगर भगवान गांजा पीते हैं तो भगवान ने तो हालाहाल विष भी पिया, तो वो भी पीना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 21F बहुत जरूरी है। ये है आरोप जो होता है, आरोप मतलब चार्ज है ना, चार्ज जो आरोप होते हैं ना, कि किसी पर आरोप लगाया जाता है, क्या चार्जेस हैं इस पर, क्या आरोप हैं, तो आरोप की परिभाषा इसमें दी गई है। किसकी? आरोप की परिभाषा। और ये जरूरी है, ये डायरेक्ट पेपर में आ सकता है कि आरोप को कौन सी धारा में, बीएनएसएस की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना होगा सेक्शन 21F में ऐसा किया गया है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं? नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है दोस्तों, आज एकादशी है तो मेरा व्रत है, और सुबह से मैंने बीच में थोड़ी सी दही ली थी बस, और दही में थोड़े फल डाल के वो लिए थे, नहीं तो मैं पढ़ा भी नहीं पाता, एनर्जी बहुत लगती है। हाँ ठीक है, चलें आगे। पानी पी करके, तो जैसे व्रत इत्यादि रहता है तो भोजन कुछ इत्यादि होता नहीं है, और उसमें फिर क्या रहता है? हाँ देखो, अगर आप आस्तिक हैं तो आप किसी देवता के नाम पर व्रत कर सकते हैं, परंतु यदि आप नास्तिक हैं
किसी देवी देवता को नहीं मानते, तो 15 दिन में कम से कम एक बार 36 घंटे का आपको लंघन करना चाहिए। लंघन करने का मतलब क्या है कि आप अपनी मशीनरी को आराम दें, जिससे क्या होता है, एक ऑटोफेजी होती है। हमारा शरीर का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, जब वो बिजी नहीं होता भोजन को पचाने में और एब्जॉर्प्शन वगैरह करके इधर, तो वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। तो इससे बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, शोधन हो जाता है पूरे शरीर का। तो ये 15 दिन में एक बार करना चाहिए। तो एकादशी में 36 घंटे के व्रत का विधान होता है, दशमी में रात में कुछ नहीं लिया जाता, एकादशी पूरी, और द्वादशी में फिर दोपहर में जाकर के कुछ लिया जाता है। तो लगभग 36 से 40 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग निर्जल भी करते हैं, जल भी नहीं लेते, तो बॉडी को पूरा रिकवर होने का, जितने भी जो कैंसर सेल्स डेवलप अगर हो रही हैं बॉडी में, तो उनको भी खा जाती हैं, सब वो पहले निपटा देती हैं। तो ये मतलब कितना जबरदस्त एक पॉइंट है कि चलो भाई, धर्म के नाम पर लोगों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जाए, ऐसा कुछ शास्त्र में वर्णित किया गया। हाँ, ठीक है। चलो, उसके बाद अब मैं आपको सबसे ज्यादा जरूरी परिभाषा बताने चल रहा हूं, जिसको आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 2(1) जी, ये क्या है, जी। और भाई साहब, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके जानना, क्योंकि बाबूजी ये PYQ भी है। जब ये CRPC में थी तब ये पूछा गया था। और ये है संज्ञेय अपराध। क्या है ये? क्या है? संज्ञेय अपराध है, ठीक है। संज्ञेय अपराध ना, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध इसको कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को कहते हैं। ये डायरेक्ट आएगा आपके पेपर में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा, कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। तो कौन से अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं? पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा 2(1) में, ठीक है। ये बहुत गंभीर अपराध होते हैं, बहुत गंभीर। इसमें सीधे सीधे इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है कि इन अपराधों में पुलिस, ये परिभाषा भी आ सकती है इसकी, पूछ सकता है, इन अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है ना। इन अपराधों में जो पुलिस है, उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है कि उससे वो वारंट लेके आएंगे, ठीक है। उससे वारंट लेके आएंगे। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उनको संज्ञेय अपराध कहा जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। ये सारी ही बातें जितनी स्लाइड पे लिखी हुई हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब याद कैसे रख सकते हो आप? जब कोई संज्ञेय अपराध करेगा, गंभीर अपराध करेगा, तो जब उससे पुलिस वाले पूछें, क्यों रे, क्यों तूने अपराध किया, तो कहेगा जी। संज्ञेय अपराध किया, जी मालिक। क्या करेगा? जी, हां जी, जी, ऐसे बोलेगा वहां पर वो, ठीक है। जब कोई संज्ञेय अपराध करेगा, गंभीर अपराध करेगा, तो कल को तुम थाने में चले जाओगे, तुम पूछोगे, दरोगा जी, आप पूछोगे ना, हाँ भाई क्यों ये किया, तो कहेगा जी मैंने किया। गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, जैसे हत्या, लूट, डकैती, ऐसे ऐसे अपराध, रेप, ऐसे 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 अपराध, गंभीर अपराध जो होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला हमारा कौन सा आ जाएगा? सेक्शन 2(1) हो गया। उसके बाद सेक्शन 2(1) ये भी जरूरी है, ठीक है। 2(1) ये भी जरूरी है। सब जरूरी ही मैं बता रहा हूं, पर मैं विशेष हाईलाइट कर रहा हूं उन चीजों को। यहां पर क्या है? यहां पर है परिवाद। परिवाद किसको कहते हैं? परिवाद कहते हैं शिकायत को। ये परिवाद हिंदी का शब्द है, शिकायत को, या इसी को अंग्रेजी भाषा में कह देते हैं कंप्लेन ना, कंप्लेन कह देते हैं। मुझे कह रहे थे अंग्रेजी नहीं आती तुमको, अरे भाई आती है, थोड़ी बहुत तो आती है। हाँ, जी हजूरी करेगा, जब संज्ञेय अपराध करेगा तो जी हजूरी करेगा। तो
ये परिवाद हिंदी में है, शिकायत जो है वो किस में है बच्चे, वो उर्दू में है, और जो आपका कंप्लेन है वो आपका इंग्लिश में है। तो इसकी परिभाषा ये पूछता है पेपर में। अच्छा एक बात है, शिकायत क्या होती है, आपसे पूछेगा शिकायत कहां की जा सकती है। अब आप बताओ मुझे कि शिकायत कहां पर की जा सकती है। हम्म एग्जाम में लिखना थोड़ी है, एग्जाम में तो आपके वो आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। हाँ कल एकादशी थी, हाँ बस हाँ। जो वैष्णव होते हैं उनकी एकादशी कई बार अलग हो जाती है, उसके बहुत कारण हैं, उसके विधान अलग हैं। जी विवेक, अच्छा बहुत बढ़िया, पिताजी बैठे, पिताजी को भी दिखा रहे हो। हाँ किसके पास शिकायत हो सकती है, ओनली कोर्ट में। शिकायत जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, शिकायत जो होती है केवल कोर्ट के समक्ष की जा सकती है। ठीक है, ये शिकायत कहने को कह सकते हो, पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस में शिकायत नहीं होती। ये वैसे आप कहने लगो कि हम जाकर के वहां पर अपनी बात कह दें, ऐसा कुछ नहीं। शिकायत केवल न्यायालय के समक्ष हो सकती है। किसके, न्यायालय, न्यायालय मीन्स कोर्ट, न्यायालय यानी कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के समक्ष हो सकती है। न्यायालय यानी कोर्ट के समक्ष हो सकती है। ठीक है, न्यायालय यानी कोर्ट के समक्ष हो सकती है, इस चीज को आप ध्यान रखें और समझ के चलें। समझ में आता है, याद कोई बात नहीं, आप समझो बस, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 21J। क्या आ जाएगा, जे, सेक्शन 21J। तो आप ध्यान रखना, ये क्या है, ये उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय, 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 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की परिभाषा है इसमें। तो हाई कोर्ट की परिभाषा का मतलब क्या है, उस राज्य का उच्च न्यायालय, जहां पर ये बात आएगी, जहां पर भी उच्च न्यायालय लिखा होगा उसका मतलब ये होगा कि उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की परिभाषा, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ये आया था, ये पीवाईक्यू है बाबू, ये पीवाईक्यू है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है, ये पीवाईक्यू है आपका। जैसे है ना, न्यायालय जो होता है वहां कौन बैठते हैं, वहां पर जे से बैठते हैं जज। कौन बैठते हैं, जे से बैठते हैं जज। तो जे से हुआ जज, और जज कहां बैठेंगे, उच्च न्यायालय में बैठेंगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये पीवाईक्यू है, ये आपको समझना और जानना चाहिए। मैं बीच बीच में याद भी करवाने का प्रयास करूंगा आपको, जैसे मैं बता रहा हूं तो इससे आपको याद आ जाएगा। वारंट, गिरफ्तार, किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट आता है। मूल विधि के बाबू अभी जो पेपर हुआ था एक्ट को और इन सब को मिला करके आपके अमूमन 8 क्वेश्चन के आसपास का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, पिछली बार भी जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें भी 4 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन आए थे। पिछली बार जो 2021 में बहुत सारी शिफ्ट में, 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो पेपर हुआ है इसमें 2 शिफ्ट में तो 8-8 क्वेश्चन हैं, 4 शिफ्ट में हुआ है, एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन है, और एक शिफ्ट में 11 क्वेश्चन है, 15 की पहली में। तो आप मोटा मोटा लगा लो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 से 25 नंबर। और अगर आप किसी को लगता है कि भाई ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे समझते हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर जो बढ़िया नंबर से पास होते हैं, जिसको रिस्क नहीं रहता, उनकी मूल विधि स्ट्रांग मिलेगी, आप हमेशा देख लेना। हाँ देखो, फिर कोई पूछ रहा है, हाँ अच्छा, इस पे आपकी क्या राय है। बच्चा कह रहा है कि जनरल कास्ट के लोग आरक्षण हटाने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है। अब इस पे मैं क्या राय दूं अगर मैं कहता हूं कि हाँ वो सही कह रहे हैं और हटा देना चाहिए, तो आधे बच्चे नाराज। अगर मैं कह देता हूं नहीं ये ठीक है, तो जो विरोध कर रहे हैं जनरल कास्ट वाले वो नाराज। भाई मेरे को इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, मुझे आराम से पढ़ाने दो आप। मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर लिखोगे तुम। मेरी राय से क्या होगा, अच्छा एक बात बताओ, मेरे से यहां ये होगा कि मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, और मेरी राय से अगर कुछ चीज सुधर सकती है तो मैं अभी दूंगा अपनी राय।
मेरी राय यह है कि हाई कोर्ट की परिभाषा आपके पेपर में आएगी और यहां से आपके सीधे 2.5 नंबर बनेंगे। ठीक है, देखो यहां पर। उसके बाद अब ये बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन 2(1) के ये क्या है? ये जांच की परिभाषा है। जांच, जांच मतलब इंक्वायरी, इंक्वायरी, जांच मतलब इंक्वायरी, इंक्वायरी की परिभाषा, इंक्वायरी की परिभाषा, इंक्वायरी की परिभाषा, इंक्वायरी की परिभाषा। ठीक है, इंक्वायरी की परिभाषा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना बाबूजी, आप हमेशा ध्यान रखना, जांच जो होती है, जैसे कहा जाता है कि पुलिस जांच कर रही है, हाँ ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, तो पुलिस कभी भी जांच नहीं करती है, पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। हमेशा ध्यान रखना, जो जांच ये शब्द है, जांच हमेशा न्यायालय करता है, जांच हमेशा न्यायालय करता है, पुलिस जांच नहीं करती। सामान्य भाषा में आप कह सकते हो, परंतु यह चीज याद रखना कि जांच जो टर्म है ये कोर्ट से रिलेटेड टर्म है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जांच हमेशा न्यायालय करता है, न्यायालय करता है, जांच हमेशा न्यायालय करता है। और जैसे आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे मैं हरियाणा वाले बच्चों को पढ़ाता हूं भाई, तो उन्होंने भाई के करण लाग रहा है, कोर्ट भाई कुछ भी नहीं करण लाग रहा है, के करण लाग रहा है। जैसे क्या को क्या बोलते हैं, के करण लाग रहा है, तो भाई के करण लाग रहा है, तो जांच करण लाग रहा है, के जांच कर रहा है, के कर रहा है, जांच कर रहा है। ऐसे याद रख लो इसको आप लोग, के कर रहा है ना, के। अब अगर इसको बोलोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, के कर रहा है, वो जांच कर रहा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल देसी एक्सेंट में ही होना चाहिए। के करण लाग रहा है, के करण लाग रहा है ना, के करण लाग रहा है, तो ऐसा जांच करण लाग रहा है, बस ये ध्यान रखना है, के करण लाग रहा है, जांच करण लाग रहा है। और जांच कौन करता है भाई? जांच करता है कुरट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें। बताओ समझ में आई? के करण लाग रहा है, जांच करण लाग रहा है, बस इसी तरह जाह्नवी एक्सेंट को याद रखना है, उससे आपको चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। हाँ, हरियाणा वालों के साथ मैं बीच बीच में कर देता हूं भाई, ऐसे ही। हाँ, मैंने उनसे पूछा एक बार हरियाणा वालों से, मैं कहा भाई कैसी लगी क्लास, तो बड़ा कहता जी एनडी लगी। एनडी, मगर अच्छा यार एनडी क्या होता है, मुझे नहीं पता था भाई एनडी क्या होता है। तो एक कहता है जी जमा गच लगी। यार जमा गच, ये आपसे पूछूंगा आप कहोगे सर बहुत अच्छी लगी, सही समझ में आया। उन्होंने बोला एनडी लग गया है जी, जमा गच लग गया है जी। भाई एनडी का मतलब उन्होंने कहा जी 1 नंबर। जमा गच, जमा गच का मतलब है ना, जमा गच का मतलब क्या होता है? तो हरियाणा में क्या चीज है, हरियाणा में चूरमा खाने का बहुत प्रचलन है। और चूरमा मतलब आपका रोटी या पराठा, उसमें शक्कर या गुड़ कूट करके और उसमें घी डालें खूब दबा के, देसी घी, और उनके फिर ऐसे लड्डू से बांधते हैं। तो इतना घी उनमें हो जाए कि भींचते हुए कच्च से आवाज आए, गच्च से आवाज आए, और घी नीचे टपके, उसको कहते हैं गच्च। तो उनको जमा गच्च समझ में आई। मैं कहा भाई बहुत खतरनाक हो तुम तो। हाँ एनडी, एनडी, एन और डी नहीं, एनडी समझ में आ गया जी। तो के करण लग रहा है, जांच करण लग रहा है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद, उसके बाद सेक्शन 2(1)L क्या है? सेक्शन 2(1)L। तो L जो होता है भाई, L जो होता है बाबू, वो देखो L को ऐसे भी लिखते हैं और छोटे L को ऐसे भी लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है। तो L का मतलब यहां पर क्या लगाना है? यहां पर लगाना है अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। क्या है? अन्वेषण, अनुधन एषण, अन्वेषण, यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, उ व में बदल जाता है। अनुधन एषण, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जांच में पुलिस क्या, कोर्ट क्या करता है जांच में, कि वो देखता है कि चार्जेस सही हैं कि नहीं, है ना, या आपके जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं, ये है जांच। और अन्वेषण क्या चीज है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा। अन्वेषण क्या है लाडले प्यारे? अन्वेषण है अपराध, अपराध से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करना। ठीक है, अपराध जहां पर हुआ है, अपराध से संबंधित, अपराध से संबंधित साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स सबूत,
एविडेंसेस, एविडेंस को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, को कलेक्ट करने की प्रक्रिया, इकट्ठा करने की प्रक्रिया को एविडेंस कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? साक्ष्यों को, अपराध से संबंधित साक्ष्यों को यानी एविडेंसेस को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका अन्वेषण कहा जाता है। और देखो, जैसे जांच कौन करता है? जांच कोर्ट ही कर सकता है, ऐसे अन्वेषण केवल पुलिस ही कर सकती है, केवल पुलिस ही कर सकती है ना? पुलिस ही कर सकती है, केवल पुलिस ही करेगी। जो जांच टर्म है वो कोर्ट से रिलेटेड है, और अन्वेषण जो शब्द है ये आपका संबंधित किससे है? ये आपका संबंध रखता है किससे? पुलिस से। और आपको ध्यान रखना है, एल से, यहां पर एल है, एल से संबंधित क्या है? एल से संबंधित है लठ, है ना? और लठ कौन लेके फिर रहा है भाई? लठ लेके फिर रहे हैं भाई पुलिस। और पुलिस लठ लेके क्या करती है? अन्वेषण करती है। भाई बताओ किन्ने अपराध करा है भाई, कौन कौन इसमें शामिल है ना? मर लठ है, यो घुमा के मारूंगा सिर में पट्ट से, ठीक है? ये बात सीधी, हाँ सीधा तेरा मारूंगा सिर में पट्ट मारूंगा, अरे ऐसे घूम के चल रहा है भाई, कड़ी गड़ी तू चल रहा तेरी ये। और इससे क्या है? देखो, लठ, लठ कौन रखता है? न्यायालय तो नहीं रखता, लठ रखती है पुलिस। तो आपको ध्यान रखना है, लठ रखती है पुलिस, और पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन। क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। यह बात आपको ध्यान रख लेनी है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। बोलो, बात समझ में आई? याद होते जा रहे हैं ना सब चीजें? हाँ, देखिए मेरे को ना ये जो पूर्वांचल में भोजपुरी, अवधी और बघेली ये इत्यादि जो बोली जाती है, ये नहीं आती मुझे बोलनी। हाँ ठीक है, बोलो, समझ में आ रही है बात? क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, हम तो कक्षा गजब लागत बा गुरुजी, ये भाई साहब फोन फूट जाएगा हमारा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। एक और मैं जरूरी धारा बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना। जब किसी से संज्ञेय अपराध हो जाता है, ठीक है, तो करता है जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। वो क्या करता है? जी हजूरी करता है, यानी 2-1 में संज्ञेय अपराध है। परंतु अगर किसी से असंज्ञेय अपराध हो जाए, है ना, अगर किसी से असंज्ञेय अपराध हो जाए तो वो करेगा हाँ, ऐसे करते ना छोटे बच्चे करते हैं, हाँ ऐसे, ये क्या कर दिया आ, ऐसे करते हैं आ, तो आ करते हैं आ मतलब असंज्ञेय अपराध, है ना? इससे ध्यान रखना है, ये है असंज्ञेय अपराध, यानी कि ऐसे अपराध जो संज्ञेय नहीं है, यानी कि जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इनको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या बोला जाता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इनको बोला जाता है, यानी कि वे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये इतने गंभीर अपराध नहीं होते, छोटे अपराध होते हैं। ठीक है, तो वे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती, वे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनको क्या कहते हैं? अच्छा विवेक, बहुत बढ़िया, गुजराती भाषा में बोले। मेरे दिमाग में बहुत खतरनाक शब्द आ गए थे, रहने दो, तुम मुझे उकसाया मत करो, नहीं तो मैं किस दिन ऐसा बोल बैठूंगा कि अंकित सर कह देंगे भाई साहब बस और मत पढ़ाओ, आप रहने दो, और तुम मेरे मीम वायरल करोगे तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि शब्द कानों में जाते रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसा वैसा निकल गया अगर कुछ, तो खतरनाक हो जाएगा भाई साहब काम। चलो आज हम यहीं पे रखेंगे बस, ठीक है, आज हम यहीं पे रखेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझो। हाँ, मौज लो भाई साहब, मेरी क्लास में टेंशन फ्री रहा करो, और कॉन्सेप्ट को बढ़िया ढंग से समझा करो। तो एकदम से असंज्ञेय अपराध हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? ओ ये क्या हो गया भाई, ओ
ऐसे बस। ओ 21O में असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध वो अपराध जिनमें जिनमें हाँ, जिनमें क्या होता है, जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हाँ, अब तो बोलो, अरे भाई रहने दो, मतलब तुम चाह रहे हो, हैं तुम चाह रहे हो कि भाई मतलब मेरा दाना पानी यहां से उठ जाए। अरे कहां जाऊंगा मैं भाई। हाँ हाँ, वारंट क्या होता है? वारंट है गिरफ्तारी करने का आदेश, गिरफ्तार करने का आदेश जो कोर्ट द्वारा दिया जाता है। हाँ, यूपीएसआई अगर किसी को क्रैक करना है तो मेरी बात सुन लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरे में से पूरी 40/40 इतना टारगेट होना चाहिए। पॉलिटी के 15 से लेके 16 सवाल या 20 सवाल तक आगे पीछे जा सकते हैं। 15 सवाल मोटा मोटा पॉलिटी, पहले दूसरे तीसरे, हिंदी मैथ्स रीजनिंग पूरे में से पूरी, पॉलिटी पूरे में से पूरी। फिर उसके बाद आप क्या काम करो, मूल विधि को देखो। मूल विधि के क्वेश्चन ना पेपर में दिखाई नहीं देते बट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो वो क्वेश्चन। और उसके बाद आप बाकी जितना भी जीएस है, उस जीएस को एक बार को पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ चीज मुश्किल लगती है तो आप देख लो। यूपी जीके देख लो, क्योंकि यूपी जीके ना ऐसा है छुपा रुस्तम जैसा, आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा, और आएगा तो 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो यूपी जीके को तो प्रायोरिटी पे लेके चलना हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी जितना भी जीएस है, ये हिस्ट्री, ये वो, इसके 1-1, 2-2, 3-3 सवाल तक आ जाते हैं। तो उसके लिए तो क्या काम कर लो, कोई कंपाइलेशन ले आओ, है ना, कि किसी भी कोई भी बुक ले लो, कोई भी कंपाइलेशन ले लो जिसमें जीएस का कंपाइलेशन हो और यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हों आज तक, और साथ में एसएससी के भी क्वेश्चन हो, इसमें यूपी ट्रिपल एससी की भी हो, टॉपिक वाइज हो, उन क्वेश्चन को आप बस करते चले जाओ, तो उससे आपकी इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलो। हम्म हम्म। चलो, कैसा लगा सेशन एक बार बताओ। हाँ, हिंदी अगर आपको पढ़नी है तो अगर आपके पास कॉम्बो बैच है तो आप यूपी पुलिस वाले में पढ़ लो मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ जाएगा आपको उसमें भी। बाकी ममतेज सर से पढ़ना है तो ममतेज सर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मुझसे पढ़ने का मन है तो आप मुझसे पढ़ लो। एक बार थम्स अप करो, फिर आज के सेशन को पूरा करते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे। हाँ, मम्मी पापा को मत दिखाया करो, मम्मी पापा को बिठा लेते हो तुम कि मम्मी पापा तुम भी देखो क्लास। मान लिया भाई सब मैंने कुछ युवावस्था वाली बातें अगर कहीं कानून में आके, तुम तो भाई सब कहोगे तुम्हारे मास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं, कैसी है। सोच समझ के काम किया करो, और क्योंकि कानून है तो हेडफोन जरूर लगा के रखा करो, यहाँ पे बहुत ओपनली एंड बोल्डली सब चीजें बोलनी पड़ती है। ठीक है, खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये बात पक्की जानो। मेहनत इतनी जी तोड़ होनी चाहिए कि राम जी और परमात्मा, मैं तो राम जी कहता हूं, तो परमात्मा आकर के कहते हैं ले बेटे तेरा हक है, ले ले जा तू, है ना। पेपर कैसा आए, खतरनाक से खतरनाक आए, आसान से आसान आए, सिलेक्शन हो ही हो, इस लेवल की तैयारी करो। अगर यूपीएसआई दिमाग में है ना तो बस वही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, बस सुबह शाम बस वही। और शाम के टाइम अभी जैसे क्लास पूरी हो जाएंगी ना तो दौड़ने चले जाया करो थोड़ा सा, अगर शाम वाली क्लास है तो उसको बाद में रिकॉर्डेड देख लो, शाम के टाइम आधा पौना घंटा 1 घंटा ग्राउंड में दिया करो, उससे दिमाग भी ठीक रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगी, और फिटनेस भी बनी रहेगी, फिर फिजिकल में फेल नहीं होंगे पेपर पास करने के बाद। लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, गुड नाइट।